Good morning, students. Welcome to Target JK exams. My name is Mehak Tariq, and I am your faculty for the subject history. ओके आज का जो हमारा लेक्चर है स्टार्टिंग का, आज हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही करेंगे। आज हम देखेंगे कि किस तरह से सिलेबस दिया गया है और कौन कौन सा सब्जेक्ट और कौन कौन से टॉपिक्स पे हमें स्ट्रेस देना है। देखिए, एसएसपी के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे कि एनटी का एग्ज़ाम है, पटवारी का एग्ज़ाम है, सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है, उसके अलावा सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का जो एग्ज़ाम है, इस तरीके से बहुत से पेपर हैं एसएसपी के जो आगे आने लाइनअप है। तो इसमें हम जानते हैं कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट रहता है वो मॉडर्न इंडिया का ही रहता है। हिस्ट्री के अंदर भी हिस्ट्री ओवरऑल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मॉडर्न इंडिया है। मॉडर्न इंडिया इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप 4 से 5 सवाल तो इसमें रखें ही कि जो मॉडर्न इंडिया से आते हैं। और दूसरा ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप मॉडर्न इंडिया को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दीजिए, आप इसको अच्छे से फैक्ट्स याद कर लें या इसका थ्योरी को एक बार समझ लें, तो आप आराम से इसके क्वेश्चंस को सही तरह से करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम सिलेबस देखते हैं। हमारे सामने जो सिलेबस है ये सुपरवाइज़र एग्ज़ाम का है। इसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस सिलेबस को थोड़ा सा डिकोड करते हैं, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट क्या है। देखिए, एसएसपी का जो एग्ज़ाम है इसमें हमने देखा कि अभी जो अकाउंट असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम हुआ है, आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का या वीएलडब्ल्यू का जो पेपर हुआ है, हम इसमें देखते हैं कि जो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि हमें कौन से स्मार्ट स्टडी करके कुछ टॉपिक्स पे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछ रही है एसएसपी, हमें स्मार्ट स्टडी करके उन टॉपिक्स पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है। ठीक है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम सही तरह से प्रिपरेशन कर पाएँ। देखिए, सबसे पहले मेंशन किया हुआ है इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री। देन दूसरी चीज़ मेंशन की है कल्चर। देन तीसरी चीज़ मेंशन की है हेरिटेज। और चौथी चीज़ जो मेंशन की है वो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट की है। ठीक है, जिसे हम इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, इंडियन हिस्ट्री जो है ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर एंशंट भी आ जाता है, इसके अंदर मेडिवल भी आ जाता है और इसके अंदर मॉडर्न भी आ जाता है। ठीक है, और कल्चर, हेरिटेज और इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए, सबसे पहले जो हम क्लासेस लेंगे वो हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की लेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट की लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही आपके ज़्यादातर सवाल आते हैं। आप एसएसपी के जितने भी पुराने पेपर्स हैं अगर हम उन्हें देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही आते हैं। तो सबसे पहले हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर करेंगे, फिर बचता है कल्चर एंड हेरिटेज। ठीक है, कल्चर और हेरिटेज को हम अलग से कवर करेंगे, जिसके अंदर म्यूज़िक, डांस फॉर्म्स और डिफरेंट कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, हम उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो हमें एंशंट और मेडिवल के ऊपर भी हमें एक बार उसको गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल कोई ना कोई आ सकता है। एसएसपी जो है वो क्वेश्चन पूछ सकती है एंशंट इंडिया से भी या मेडिवल से भी, एक आध या दो सवाल आ सकते हैं। तो हम इसके ऊपर भी कुछ लेक्चर सीरीज़ लेके आएंगे आपका अलग से, जो एंशंट और मेडिवल इंडिया को कवर करेगा। फिलहाल हम जो मॉडर्न इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट का या फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट का, हम उसे स्टार्ट करेंगे और कुछ लेक्चर्स में हम उससे कंप्लीट करेंगे। हम इसमें एमसीक्यू सीरीज़ भी आपके लिए अलग से लेके आएंगे, कुछ एमसीक्यूज हम साथ साथ में भी करवाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, देखिए, फर्दर जो कोर्सेज हैं जो हमारे अवेलेबल हैं, सब के सब एग्ज़ाम्स के, एनटी, एसआई, पटवारी, सब एसएसपी एग्ज़ाम्स के हमारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। वो आपको टारगेट जेके एग्ज़ाम की जो ऐप है, ये आपको ऐप जो है ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी, आपको वहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे डिफरेंट एग्ज़ाम के हमने कोर्सेज़ भी अवेलेबल कर दिए हैं। वहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी और आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन कोर्सेज़ को, अभी जो हमारे पास रिसेंट कोर्स है वो सुपरवाइज़र का कोर्स है, आप उससे ले सकते हैं, या फिर आप एनटी या पटवारी या एसआई का भी वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो कोर्सेज़ में जो है आप कूपन अप्लाई कर सकते हैं महक 20 का, जहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप टारगेट जेके एग्ज़ाम्स में जाके ये ऐप डाउनलोड कर दीजिए और हमारे कोर्सेज़ का बेनिफिट उठाइए। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना नेशनल मूवमेंट। ठीक है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ इंडियन नेशनल मूवमेंट का, जहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे।
क्योंकि बहुत से बच्चे नए होंगे जिन्हें थोड़ा हिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर उनका हिस्ट्री का इतना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम फ्रीडम स्ट्रगल भी कहते हैं, ठीक है। और फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं क्योंकि हमें जो उस वक़्त इंडिया था वो आपको पता है कि दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिश से इंडिया को आज़ाद कराने के लिए जो हमने पूरा फ्रीडम स्ट्रगल किया है, उस पूरे को हम इंडियन नेशनल मूवमेंट कह दिया जाता है। थ्रू आउट द टाइम जितने भी साल लगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेजेस में हमने इस मूवमेंट को किया है। तो हम इन क्लासेस में जो है डिफरेंट फेजेस को स्टडी करेंगे और किस तरीके से फाइनली 1947 में जो है ब्रिटिशर्स ने हमें आज़ादी दी। तो इसमें हम डिफरेंट लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम डिफरेंट रिवॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट फेजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम जो शुरुआत है वो हम कहा जाता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो शुरुआत है स्ट्रगल मूवमेंट की, वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 से होती है, ठीक है। अब हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएसबी और डिफरेंट एग्जाम्स में। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से एक ड्रिफ्ट नज़र आता है, ठीक है। अभी हम इससे पहले कुछ बैटल्स होती हैं, ठीक है, इससे पहले भी कुछ छोटे छोटे रिवॉल्ट्स हुए थे जिसके कारण लास्ट पे जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है, एक बड़ा रिवॉल्ट हुआ है। अब इससे पहले जो छोटे छोटे बैटल्स हैं या रिवॉल्ट्स हैं, ये हम आपका एट द एंड ऑफ द लेक्चर सीरीज लास्ट पे हम एक लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम 1857 से पहले जो बैटल्स हैं, जो छोटे छोटे रिवॉल्ट्स हुए हैं, हम उन्हें भी कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो जहाँ से एक ड्रिफ्ट नज़र आता है वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 ही हुआ है। ये इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बहुत लार्ज स्केल पे हुआ था। इससे पहले ऐसा नहीं था कि रिवॉल्ट्स नहीं हो रहे थे, पीपल वर कॉन्शियस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। जो इंडियन पॉपुलेशन थी वो ब्रिटिश के लिए बहुत अगेंस्ट थी और वो हो चुके थे धीरे धीरे। पीसेंट क्लास थी या जो वर्किंग क्लास थी या फिर जो मिडिल क्लास भी थी या फिर जो डिफरेंट जो हमारे लिटरेट क्लास थी, स्टूडेंट्स थे या फिर जितने भी जो हमारी एलिट क्लास थी, वो अवेयर थे इस फैक्ट से कि ब्रिटिश रूल हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो टाइम टू टाइम जो है वो छोटे छोटे रिवॉल्ट्स आते रहे, ठीक है। हम उन रिवॉल्ट्स को अलग से कवर करेंगे, लेकिन 1857 का रिवॉल्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये बहुत लार्ज स्केल पे हुआ था, ठीक है। तो इसलिए 1857 के रिवॉल्ट से ही माना जाता है कि हम स्टार्ट करते हैं नेशनल कॉन्शियसनेस, नेशनल मूवमेंट को, ठीक है। तो हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 को पढ़ते हैं। बेसिकली ये एक रिवॉल्ट था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ठीक है। रिवॉल्ट लाया गया था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल और यहाँ पे ब्रिटिशर्स को फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि इंडियंस जो हैं वो हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, ठीक है। अभी रिवॉल्ट पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कंडीशन क्या थी, ठीक है। कंडीशन उस वक़्त मासेस की क्या है, कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में मासेस, इंडियन मासेस उस वक़्त रह रहे थे। देखिए, मैं आपको छोटी सी इसमें समरी दे देती हूँ कि ब्रिटिशर्स जो थे वो पूरी तरह से हमारी इकॉनमी को ड्रेन कर चुके थे। इकॉनमी हमारी बहुत नीचे आ चुकी थी बिकॉज आगे हम पढ़ेंगे कि दादा भाई नेहरू जी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थेरी है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थेरी में वो बताते हैं कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे ड्रेन कर दिया, इंडिया को पूरी तरीके से खाली कर दिया। इकॉनमी हमारी बहुत नीचे आ चुकी थी। हमारे जो पीसेंट्स थे वो बहुत परेशान थे क्योंकि उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था, ठीक है। उसके बाद हमारी वर्किंग क्लास या जो हमारी मिडिल क्लास थी वो भी कुछ खास खुश नहीं थी ब्रिटिशर्स से, ठीक है। उसके बाद जो हमारी एलीट क्लास थी वो तो कॉन्शियस थे ही, वो जब बाहर जाके पढ़ाई लिखाई करके वो डिफरेंट बुक्स पढ़ते थे या फिर वो डिफरेंट रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ते थे, पर जब वो इंडिया में आके इंडियंस के हालात देखते थे तो वो भी चाहते थे कि ब्रिटिश रूल जल्द से जल्द इंडिया से ख़त्म हो जाए, ठीक है। उस तरीके से जो हमारी प्रिंसली क्लास थी, जैसे कि जो प्रिंसेस थे, डिफरेंट राजा महाराजाएं थे, उनको भी ब्रिटिश ने बहुत परेशान करके रखा हुआ था, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस थी लोगों की, लोग बहुत परेशान थे, आम जनता बहुत परेशान थी। वो अलग अलग लेवल पे अपराइजिंग हो रहे थे, लेकिन अब एक सही टाइम था जब वो लार्ज स्केल पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े होने की बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम चलते हैं कि कुछ इमीडिएट कॉजेज जो थे, जो ब्रिटिशर्स पे जो
1857 के रिवॉल्ट में आते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम इमीडिएट कॉजेज़ ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात करें तो एक कहानी इसके पीछे ये है कि एक एनफील्ड राइफल थी, राइफल यानी एक किस्म की गन जिसे कहते हैं, ठीक है। उसके बीच में जो सोल्जर्स थे वो कुछ कार्ट्रिज का इस्तेमाल करते थे। अब देखिए इस कार्ट्रिज के ऊपर जो ग्रीस हुआ करती थी वो पिग एंड काउ फैट के उसकी होती थी, ठीक है। आप जानते हैं जो ग्रीस है वो पिग प्लस काऊ का फैट होता था। आप जानते हैं कि ये दोनों एनिमल्स अगर हम देखें तो जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हैं। मुस्लिम कम्युनिटी पिग मीट को लेके या पिग प्रोडक्ट्स को लेके बहुत कॉन्शियस होती है, और काऊ जो है मतलब वो हिंदूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी थी दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट को यहाँ पे हर्ट किया गया था, ठीक है। तो इसलिए जो वहाँ पे आर्मी थी, जो आर्मी थी जिसमें इंडियंस थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम ये कार्ट्रिज नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट हो गया एक इंडियंस के अंदर, इंडियन आर्मी जिसके अंदर इंडियन हुआ करते थे, उन्होंने ये दोनों तरह की कम्युनिटीज़ ने ये कार्ट्रिज यूज़ करने से मना कर दिया। जहाँ पे हम आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्ट देखते हैं, ठीक है, यहाँ से रिवॉल्ट जो था वो आउटब्रेक स्टार्ट हो जाती है रिवॉल्ट की, ठीक है। अब इसमें आपको याद रखना है कि आउटब्रेक हो रही है रिवॉल्ट की, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो सबसे पहले रिवॉल्ट स्टार्ट होता है वो बंगाल से होता है। बंगाल के अंदर जो आर्मी थी, बंगाल के अंदर जो रिसेंटमेंट वहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे पहले बंगाल में होती है। फिर हम देखते हैं कि मंगल पांडे का भी आपने नाम सुना होगा इन्फेंट्री के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे आपने मूवी देखी होगी, वो मंगल पांडे किसके साथ एसोसिएटेड थे? 34th नेटिव इन्फेंट्री कहा जाता है, ठीक है, 34th। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के साथ एसोसिएटेड थे? दैट इज 34th इन्फेंट्री थी इनकी, ठीक है। मंगल पांडे ने जो है ये इन्होंने क्या किया था, एक सर्जेंट मेजर था, उनके ऊपर फायर कर दिया था। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं म्यूटनी ऑफ बरकपुर, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि म्यूटनी ऑफ बरकपुर किसके साथ एसोसिएटेड थी? तो वो एसोसिएटेड थी मंगल पांडे के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि स्टार्ट हो जाता है यहाँ से इमीडिएट कॉज। अगर आपसे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही बनता है कि इमीडिएट कॉज क्या था 1857 का? बेसिकली कार्ट्रिज थी, गन की जो उसके ऊपर जो कवर था वो पिग और काऊ फैट से बना जाता था। तो वो दोनों रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो थी उनको हर्ट कर रहा था। तो जो इंडियन आर्मी थी जिसके अंदर इंडियंस थे, जिसके अंदर हिंदूज़ भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सिख्स भी थे, उन्होंने इन कार्ट्रिज को यूज़ करने से मना कर दिया। जब उन्होंने यूज़ किया और जो यूरोपियन जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने फोर्स किया इंडियन आर्मी को, हिंदूज़ मुस्लिम्स को, कि आप ये कार्ट्रिज यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे उनके बीच में एक प्रॉब्लम शुरू हो गई, यहाँ तक बात बढ़ गई। बंगाल के अंदर से शुरू होता है। मंगल पांडे 34th इन्फेंट्री में थे और वहाँ पे बरकपुर में उन्होंने यहाँ तक अपना जो ऑफिसर था उसके ऊपर गोली चला दी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि स्टार्ट हो जाता है रिवॉल्ट, ठीक है। तो इमीडिएट कॉज क्या बनता है? इमीडिएट कॉज जो है ये रिसेंटमेंट बनती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 10 मई को, ठीक है, अपने डेट ये याद रखनी है, 10 मई 1857 को जो ये स्पाई म्यूटनी थी मीरठ तक पहुंचती है, ठीक है। मीरठ से वहाँ पे भी जो राइफल्स का मना कर दिया, वहाँ के जो आर्मी थी, इंडियन आर्मी थी, वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मई के अंदर मीरठ के अंदर इन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया, दिल्ली चलो का, ठीक है, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। दिल्ली चलने की बात क्यों कही गई थी? क्योंकि दिल्ली के अंदर थे बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र उस वक़्त मुग़ल एम्परर, बाय नेम मुग़ल एम्परर थे, सिर्फ नाम के एम्परर वो बने थे। वहाँ पे बहादुर शाह जफ़र को ग्लोरीफाई किया गया, दिल्ली चलो का नारा लगाया गया और उन्हें डिक्लेयर किया गया शहनशाह हिंदुस्तान, ठीक है, शहनशाह हिंदुस्तान डिक्लेयर किया गया। और जितनी भी आर्मी थी, और भी हम आगे देखते हैं कि कौन कौन इसमें मुलव्वस था, तो उन्होंने कहा कि हम शहनशाह हिंदुस्तान यानी बहादुर शाह जफ़र को सपोर्ट करते हैं दिल्ली के अंदर, और हम उनके अंडर रिवॉल्ट करते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये इमीडिएट कॉज क्या हुआ है। उसके बाद अब हम आते हैं पॉलिटिकल कॉजेज़ पे, ठीक है। देखिए पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या थे। अब हम इसमें आप देखेंगे कि पॉलिटिकल कॉजेज़ में, देखिए पॉलिटिकल कॉजेज़ में सबसे पहला हमारे पास आता है डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स,
ठीक है। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो है 1856 के अंदर ये लॉर्ड डलहौजी देते हैं। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये डॉक्ट्रिन दिया गया था, ठीक है। एक्चुअली लॉर्ड डलहौजी ने कुछ डेलिब्रेटली भी ये डॉक्ट्रिन नहीं दिया। एक्चुअली हुआ ये था कि उस टाइम 1856 में जब डलहौजी थे तब इतने सारे इवेंट्स हो गए जिसमें ये वाला डॉक्ट्राइन यूज़ हो रहा था, तो ऐसा माना गया कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही ये दिया गया है, ठीक है। देखिए डलहौजी, जब हम आगे गवर्नर जनरल अलग से पढ़ेंगे तब हम लॉर्ड डलहौजी को पढ़ेंगे। इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, ठीक है। जैसे लॉर्ड डलहौजी का सबसे इंपॉर्टेंट काम तो हमें याद आता है विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है। विडो रीमैरिज एक्ट आपने याद रखना है 1856, वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही आया गया। उसके अलावा भी बहुत सारे लॉर्ड डलहौजी के पॉजिटिव काम भी हैं, लेकिन उसमें एक नेगेटिव जो माना जाता है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बेसिकली क्या था, इसके मुताबिक ये था कि अगर किसी प्रिंस का यानी राजा का यानी किंग का अपना कोई लीगल हायर नहीं है, यानी अपना कोई सगा बेटा नहीं है, तो उसको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको टेरिटरी को एनेक्स कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे केस आता है झांसी का। झांसी का जो यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का नाम आप सबने सुना होगा। रानी लक्ष्मीबाई होती हैं यहाँ पे, और रानी लक्ष्मीबाई ने जो है एक सन अडॉप्ट किया हुआ था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी का कहना था कि झांसी का कोई लीगल हायर नहीं है तो हम झांसी को एनेक्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रानी लक्ष्मीबाई को ये बात पसंद नहीं आती है, और रानी लक्ष्मीबाई इसी टाइम पे रिवॉल्ट करने का सोचती हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। एक तो पॉलिटिकल कॉज ये था। दूसरा पॉलिटिकल कॉज जो है वो हमारे पास आता है सब्सिडरी अलायंस का, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। अब देखिए सब्सिडरी अलायंस क्या है, ये वेलेस्ले के द्वारा दिया गया था, ठीक है। वेलेस्ले इसको प्रमोट करते हुए दिखाई देते। सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये है कि कोई भी प्रिंसली स्टेट यानी जो राजाओं के अंदर एक लैंड है, वहाँ पे क्या होगा कि ब्रिटिश जो है अपनी आर्मी भेजेगी और वहाँ पे अपना एक हेड क्वार्टर भी रखेगी, ठीक है। और जो किंग है यानी जो राजा है उसको ये बात माननी पड़ेगी। तो अगर आर्मी भी, स्टैंडिंग आर्मी जो है वो भी ब्रिटिशर्स की होगी, हेड क्वार्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट का वहाँ पे होगा, तो फिर जो प्रिंस है, प्रिंसली स्टेट है, उसका कोई उनके पास पावर ही नहीं रहेगी। पूरी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ब्रिटिशर्स के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से सब्सिडी अलायंस करके वेलेस्ले ने बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिश पोसेशन बना दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों वजहें जो थी जो प्रिंसली स्टेट्स को नाराज़ कर रही थी, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स इनकी वजह से बहुत परेशान हो गए थे, चाहे वो झांसी हो, अवध हो, इस तरह से और भी बहुत सारी स्टेट्स थी जो प्रिंसली स्टेट्स थी, वो कॉन्शियस हो गए कि उनकी जो पावर्स हैं उनसे ली जा रही हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे इनके नाम याद रखने हैं और उनकी डेट्स याद रखनी है। क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो है 1856 में वो किसने दिया था, आपने याद रखना है लॉर्ड डलहौजी ने। दूसरी चीज़ पूछी जा सकती है कि सब्सिडरी अलायंस जो है वो किसने दिया था, दैट इज़ वेलेस्ले, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में आया। पहले तो डेट ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा किसने दिया, दैट इज़ लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ये आगे इसके पॉलिटिकल कॉजेज, जो इंस्टेंट पॉलिटिकल कॉजेज थे, जहाँ पे यहाँ पे रिसेंटमेंट होती है और ये सोचते हैं कि वी विल गो अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंप्लीमेंट कर दिया था। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई का नाम यहाँ पे आता है। उसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे एक और जो पॉलिटिकल कॉजेज़ में हम देखेंगे कि कुछ और भी जगहें थी जिनको इनने परेशान करके रखा हुआ था। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे पास नाना साहिब हैं, नाना साहिब पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है एसएसपी या पीएससी में भी, इसमें बहुत सवाल आते हैं। नाना साहिब जो हैं ये बेसिकली इनको जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया था, इनको पेंशन देने से मना कर दिया था, ठीक है। पेंशन दी जाती थी और इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पेंशन देने से मना कर दिया था, क्योंकि ये अडॉप्टेड सन थे। ये किसके अडॉप्टेड सन है, ये पेशवा बाजीराव सेकेंड, पेशवा बाजीराव सेकेंड के अडॉप्टेड सन है और इनको पेंशन देने से मना कर दिया था, ठीक है। तो ये रिवॉल्ट कानपुर में ये भी अगेंस्ट हो गए ब्रिटिशर्स के, ठीक है। अब उसी तरह से लखनऊ के अंदर अवध जो था, अवध यानी लखनऊ में, यहाँ पे भी जो है बेगम हजरत महल हैं, ठीक है। यहाँ पे हजरत महल है। अब इनके साथ भी ब्रिटिशर्स ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। हजरत महल को इन्होंने यहाँ पे लखनऊ को, अवध को इन्होंने माल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे, माल
एडमिनिस्ट्रेशन, यानी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो रही है, इसको अनेक्स करने की बात की गई थी। ठीक है, और झांसी को कैसे अनेक्स करने की बात की गई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। यहाँ पे फिर आपका एक और ऑब्जेक्टिव है, दैट इज अवध पे। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अवध को अनेक्स किया गया था, किस बेसिस पे किया गया था? दैट इज माल एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये आ गया इसके इमीडिएट कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ इकोनॉमिकल कॉजेज भी थे। इकोनॉमिकल कॉजेज में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि बहुत सारे हैवी टैक्सेस थे, टैक्सेस बहुत सारे पे करने पड़ते थे पेसेंट्स को। उसके अलावा अगर कोई पे नहीं कर पा रहा तो उनकी लैंड उनसे छीन जाती थी। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत परेशान थे। पेसेंट्री क्लास तो पूरी की पूरी परेशान थी। और हम जब हम पिछले रिवॉल्ट्स भी पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि पहले भी बहुत सारी पीसेंट अपराइजिंग्स जो हैं वो हो चुकी थी रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले। अब हम देखते हैं कि सोशल रिलीजियस कॉजेज क्या थे। कुछ सोशल रिलीजियस कॉजेज भी थे जिन्होंने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो इंडियन कल्चर है, जो इंडियन सोसाइटी थी उस वक्त, ब्रिटिशर्स जो हैं डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर को चेंज करने की बात कर रहे थे, चाहे वो हिंदू सोसाइटी हो चाहे वो मुस्लिम सोसाइटी हो। जैसे पर्दा सिस्टम जो था, पर्दा सिस्टम था, उसको एबॉलिश करने की बात की जा रही थी। सती सिस्टम जो था उसको एबॉलिश करने के लिए एक्ट लाया गया। विडो रीमैरिज के लिए एक्ट लाया गया। ठीक है, इसमें आप देखते हैं कि सती की प्रथा तो आप सब जानते हैं कि क्या होती थी, और सती को एबॉलिश करने के लिए इन्होंने यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो हैं सती को एबॉलिश करने के लिए जो है सती को यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट नाम जो सती को एबॉलिश करने के लिए आता है वो हमारे पास राजा राम मोहन रॉय का आता है। और राजा राम मोहन रॉय जो है ये सती को पूरी तरह से इसके खिलाफ थे कि सती ख़त्म होनी चाहिए। और यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज़ विलियम बेंटिक, 1829। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सती अबॉलिश कब की गई थी, 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी। और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो था वो राजा राम मोहन राय जी का था। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो हैं वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस एक्ट को लाने में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने सती सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए इंडियन सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए बहुत कोशिश की। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय को हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में पढ़ेंगे तो हम फर्दर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से किया उन्होंने, कौन कौन सी एसोसिएशन बनाई। लेकिन आप यहाँ यही याद रखें, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव है, वन मोर ऑब्जेक्टिव। मैं साथ साथ ये जो रेड मार्क करती हूँ तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। विलियम बेंटिक, सती, 1829, राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है विडो रीमैरिज एक्ट। विडो रीमैरिज यानी जो विडोज़ होती थी उस वक्त, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, वो उनकी शादी दोबारा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। लेकिन विडोज़ रीमैरिज एक्ट जो है वो हमने देखा, ऊपर भी देखा कि डलहौजी ने लाया। किसने लाया? डलहौजी ने 1856 में लाया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ इंडियंस को इतनी पसंद नहीं थी। इंडियन को लग रहा था कि ये हमारी हर चीज़ में घुस रहे हैं, ये हमारे कल्चर में घुस रहे हैं, हमारी सोसाइटी में घुस रहे हैं। ठीक है, तो इंडियंस को ये चीज़ पसंद नहीं आई, और ये भी एक कहीं ना कहीं वजह थी कि इंडियन जो है वो देवर अगेंस्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले तो इंडियंस को उनकी एजुकेशन, और कहीं ना कहीं जो है वो क्रिश्चियन मिशनरीज भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। ठीक है, आपको याद रखना है, क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, और इंडियंस को खतरा था कि उनका रिलीजन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम सती और फीमेल इन्फेंटिसाइड को हम देखते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी का कल्चर चेंज करने की बात की थी, और वो खुद को बेसिकली वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एज ए थ्रेट देख रहे थे। इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर, उस टाइम हिंदू या मुस्लिम कम्युनिटीज़ ब्रिटिश सोसाइटी को एज ए थ्रेट देख रही थी, और वो इसे सेफ नहीं महसूस करती थी। तो ये कुछ इमीडिएट कॉजेज़ थे या कुछ लॉन्ग कॉजेज़ थे जो काफ़ी सालों से लोगों के जहन में थे। इकोनॉमिक क्लास परेशान थी, हम देखते हैं पॉलिटिकल क्लास परेशान थी, अलग अलग जगहों पे रिवॉल्ट आ रहा था। तो ये सब मिक्स होकर रिवॉल्ट ऑफ 1857 बनता है, एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट जो नॉर्थ इंडिया में एक चेंज लाने की बात करता है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि कुछ डेट्स हैं, कुछ इवेंट्स हैं जो आपको जहन में रखनी है। सबसे पहले 2 फेब ऑफ 1857 है। 19th नेटिव इन्फेंट्री जो थी बहरमपुर की, उन्होंने मना कर दिया कि वो उन राइफल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 8 अप्रैल, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तब भी आपके जहन में ये चीज़ें थोड़ी सी रहें कि कहाँ कहाँ पे ये हुआ है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। 34th नेटिव इन्फेंट्री से ये बिलोंग करते थे, और इन्होंने जो है अपने मेजर पे अटैक, मतलब उनको गोली मार दी थी। ठीक है, तो आपको इसमें याद क्या रखना है, इसमें मंगल पांडे जो है किससे बिलोंग करते हैं, दैट इज़ 34th
नेटिव इन्फेंट्री, आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 10 मई 1857 मीरठ पे रिवॉल्ट ब्रोक आउट हो गया। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस हैज़ बिन आस्क्ड कि मीरठ में पूरी तरह से रिवॉल्ट ब्रोक कब हुआ था, दैट इज़ 10 मई को 1857 में स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद बहादुर शाह जफ़र को जो है एम्परर ऑफ इंडिया बोल दिया गया, शहनशाह हिंदुस्तान बोल दिया गया, और यहाँ पे दिल्ली चलो का नारा शुरू हो गया। डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, चाहे वो बॉम्बे, अलीगढ़, फिरोजपुर, अलग अलग हम जगहें देखते हैं जहाँ पे ये रिवॉल्ट शुरू हो गया था, ठीक है। ये मई की बात है, ठीक है। और हम देखते हैं कि जून में ग्वालियर, झांसी, इलाहाबाद, लखनऊ, भरतपुर और फैज़ाबाद, बहुत सारे एरियाज़ और भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मंगल पांडे की इन्फेंट्री इंपॉर्टेंट है। 10 मई 1857 को मीरठ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने मई से अब आते आते हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे रिवॉल्ट आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सितंबर आते आते 1857 तक रिवॉल्ट ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे सप्रेस कर दिया, ठीक है। अपने डिफरेंट डिफरेंट जनरल्स लगा के ब्रिटिशर्स ने जो अलग अलग जगहें थी, रिवॉल्ट वहाँ पे सप्रेस हो गया। दिल्ली को रिकैप्चर कर दिया गया बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सितंबर में, और नवंबर में जो हम देखते हैं कि कानपुर को कर दिया गया, और बैटल ऑफ कानपुर जो है ये सर कॉलिन कैम्पबेल ने दिसंबर में, मतलब मई में शुरू होता है रिवॉल्ट, और सितंबर से लेकर दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 3 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया, यानी जहाँ जहाँ आवाज़ उठ रही थी उस आवाज़ को बंद कर दिया, ठीक है। ये हो गया रिवॉल्ट ऑफ 1857 का इंट्रो। और कहाँ से, आपने इसमें ज़्यादा डेट्स नहीं याद रखनी है, आपको बस 10 मई की याद रखनी है कि मीरठ में कब शुरू होता है, ठीक है। ये बस आपको टाइमलाइन दी गई है ताकि आपके जहन में ये चीज़ें रह जाएं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स कहाँ थे और कौन कौन वहाँ के लीडर्स थे। देखिए, दिल्ली को हमें पता है कि दिल्ली में ही उस वक्त बहादुर शाह जफ़र थे और उनको एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया था, तो इसलिए दिल्ली एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। वहाँ पे लीडर जो थे जनरल बख्त खान थे, ठीक है। लीडर का नाम आपको याद रखना है। और इसको सप्रेस किसने किया था, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नाम हडसन का है। विल्फ बॉय भी थे, निकोलसन भी थे, लेकिन हडसन यहाँ पे लेफ्टिनेंट थे जिन्होंने दिल्ली में ये सप्रेस किया था। आपको विल्फ बॉय, निकोलसन और हडसन याद करना है, ठीक है। उसके बाद कानपुर हमें पता है नाना साहिब थे, और यहाँ पे ह्यूग व्हीलर और सर कॉलिन बेल ने इसको सप्रेस कर दिया था, ठीक है। लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल इसको लीड कर रही थी रिवॉल्ट को, और इनको सप्रेस करने के लिए हेनरी लॉरेंस आते हैं, इंग्लिश भी आते हैं, और इसमें कॉलिन कैम्पबेल का इंपॉर्टेंट नाम है। कॉलिन कैम्पबेल यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कानपुर में भी कॉलिन कैम्पबेल थे, लखनऊ के अंदर भी कॉलिन कैम्पबेल थे, बरेली के अंदर हम देखते हैं खान बहादुर थे, आउटरम, जेम्स आउटरम बरेली के अंदर इसको सप्रेस करते हैं। बिहार के अंदर कुंवर सिंह, कॉलिन कैम्पबेल, फैज़ाबाद के अंदर कॉलिन कैम्पबेल। देखिए, मैक्सिमम जगहों पे कॉलिन कैम्पबेल है, कुछ कुछ जगहों पे नाम अलग हैं, तो आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे दिल्ली से आप याद कर सकते हैं, दिल्ली में कौन थे, हडसन थे, मेन नाम हडसन का आता है, विल्फ बॉय और निकोलसन का आता है। कानपुर के अंदर कॉलिन कैम्पबेल ही हैं, लखनऊ के अंदर भी कॉलिन कैम्पबेल हैं, बिहार के अंदर कॉलिन कैम्पबेल, फैज़ाबाद के अंदर कॉलिन कैम्पबेल, और बरेली के अंदर खान बहादुर और जेम्स आउटरम है, ठीक है। इसमें अब हम देखते हैं कि झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई थी और ह्यूग रोज, ठीक है। आप यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई थी एंड शी इज़ लाइक ए रोज, तो उसको सप्रेस करने के लिए ह्यूग रोज आते हैं, ठीक है। झांसी के अंदर सप्रेस कर दिया गया। तो यहाँ से आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 कुछ हद तक कंप्लीट होता है। हमने कॉजेज भी पढ़ लिए हैं, हमने डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स भी पढ़ लिए और हमने इसके लीडर्स भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रीज़न क्या था इसका फेल होने का, ठीक है। अब फेल तो ये हो गया, तो हम इसमें रीजंस कुछ हाईलाइट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक यूनिफाइड लीडरशिप हमें दिखाई नहीं देती। आप देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे रिवॉल्ट तो शुरू हो गया था, लेकिन उन सब के कॉजेज अलग अलग थे। कानपुर में अलग कॉज से हो रहा है, दिल्ली में अलग कॉज से हो रहा है। कानपुर के अपने कॉजेज थे, दिल्ली के अपने कॉजेज थे, झांसी के अपने कॉजेज थे। एक सिंगल कॉज हमें दिखाई नहीं देता, उसकी वजह से एक सिंगल लीडरशिप हमें दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से ये आराम से रिवॉल्ट जो है सप्रेस कर दिया गया, ठीक है। मिलिट्री स्ट्रेंथ ब्रिटिशर्स की बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर रिवॉल्ट के अंदर जो है रिलीजन भी आ गया, रीजन भी आ गया, सोशल डिवीजन भी आ गई। तो कहीं ना कहीं वो जो फोर्स चाहिए थी जो ब्रिटिशर्स को हराने के लिए, वो हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दी, ठीक है। इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन दिखाई दिया। जो डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स थे जहाँ पे रिवॉल्ट शुरू हुआ, उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन था ही नहीं, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे पास लिमिटेड वेपन्स थे, हमारे पास रेबल जो मतलब लीडर्स थे,
प्लानिंग तो थी ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है रीइंस्टेटमेंट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल और रीइंफोर्समेंट ऑफ कॉलोनियल ऑफ द सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट, तो कुछ ऐसा हमारे पास कोई प्लान नहीं था। और आप इसमें ऐड ये भी कर सकते हैं कि ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही था, ठीक है, ये हमें पैन इंडिया नहीं दिखाई देता, नॉर्थ इंडिया तक ही था। उसके बाद एक और है कि ऑल क्लासेस जो हैं उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया था, नॉट ज्वाइंड, ठीक है, उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया था, बहुत कम क्लासेस थी जो इंटरेस्टेड थे इस रिवॉल्ट में, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग की कमी तो थी ही, मैंने आपको बताया कि प्लानिंग बहुत कम थी, ठीक है। उसके बाद ये मेन कॉजेज थे जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट जो है बुरी तरह से हमें फेल होते हुए दिखाई देता है। बुरी तरह से तो नहीं कह सकते क्योंकि ये पहला ऐसा बड़ा रिवॉल्ट था जिससे ब्रिटिशर्स को झटका लगता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि ये कॉजेज थे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रिजल्ट क्या हुआ। रिवॉल्ट ऑफ 1857 आया और चला गया, लेकिन इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि रिजल्ट में हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके बाद आती है वो एक्ट ऑफ 1858, ठीक है। कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब ये पूरी तरह से सप्रेस हो गया एट द, हमने देखा कि दिसंबर 1857 तक आते आते पूरी तरह से सप्रेस हो गया था, लेकिन 1858 का एक्ट यानी ब्रिटिशर्स जो हैं वो पास करते हैं एक एक्ट जिससे हम एक 1858 का एक्ट कहते हैं। उसके अंदर कुछ मेजर चेंजेस हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। सबसे पहला चेंज हमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर का दिखता है। ट्रांसफ़र ऑफ पावर किससे किससे, हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर होती है कंपनी से क्वीन तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्वीन का प्रोक्लेमेशन होता है इलाहाबाद के अंदर, ठीक है, इलाहाबाद के अंदर प्रोक्लेमेशन होता है और यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि पूरी तरह से जो है ट्रांसफ़र ऑफ पावर क्वीन जो है यानी ब्रिटिश जो क्राउन है वो ब्रिटिश जो कॉलोनीज थी उन पे कंट्रोल की बात करता है और कंपनी को कहीं ना कहीं पीछे हटने के लिए कहते हैं, क्योंकि रिवॉल्ट्स जब होने लगे तो इसका मतलब कंपनी इनकैपेबल थी, वो इन कॉलोनीज़ को अच्छे से संभाल नहीं पा रही थी, तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है यहाँ पे हमें दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद कहता है डबल कंट्रोल ख़त्म हो गया था। 1858 में हमने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पोजीशन लाई। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्लस इसके अंदर एक काउंसिल बनाएगी जिसके अंदर 15 मेंबर होंगे और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा ये बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही एक मेंबर होगा, ठीक है। पहले क्या होता था, डबल कंट्रोल गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो हमने पिट्स इंडिया एक्ट में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो है वहाँ पे हमने डबल गवर्नमेंट लाई थी, ठीक है। डबल गवर्नमेंट क्या थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ठीक है। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये कमर्शियल पर्पसेस जितने भी थे ये कमर्शियल चीज़ों पे कंट्रोल करते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये मिलिट्री को कंट्रोल करते थे, ठीक है, यानी डबल कंट्रोल था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्ट लाके इन्होंने बोला कि हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना देते हैं, उसके साथ 15 मेंबर्स होंगे जो इन सब चीज़ों को देखेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है हमें डबल कंट्रोल करने की, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता था GGI, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था, उसका नाम रिप्लेस करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया, यानी पहले जो एक दो पोजीशंस थी उन्हें कंबाइन करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया पोजीशन लेके आते हैं और यहाँ पे पहले वाइसरॉय जो है वो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। हमने देखा कि लॉर्ड कैनिंग ही थे जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ है, तो उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हुए वो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस वाइसरॉय की हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी 4+1, ठीक है, 4 मेंबर होंगे और एक वाइसरॉय ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है। उसके बाद एक और चेंज जो लाया गया, फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे इंडियन सिविल सर्विसेज को पहली बार इनकी बात की गई कि इंडियन सिविल सर्विसेज जो हैं वो इंडियंस को जो है सिविल सर्विसेज में लाने की बात की गई, ठीक है। और हम कहीं ना कहीं देखते हैं बिगनिंग ऑफ डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, ठीक है। जो पहले ब्रिटिशर्स जो हैं वो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे कॉलोनीज को यानी इस पर्टिकुलर इंडिया को, अब जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे, क्वीन जो है वो डायरेक्टली इसको कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये चेंजेस आते हैं। एक और चेंज है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप देखेंगे कि इसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने रिलीजियस जो रिलीजियस प्रॉब्लम्स थी उनमें कुछ चेंज लाने की बात नहीं की, यानी ऐसा कोई एक्ट नहीं लाया जो रिलीजियस सेंटीमेंट को, चाहे वो हिंदूज़ या मुस्लिम को, या जो इवल प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के अंदर थी भी, काफ़ी सालों तक कोई ऐसा एक्ट हमें दिखाई नहीं देता है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद को इस चीज़ से हटा दिया, उन्होंने कंजर्वेटिज्म की पॉलिसी
पॉलिसी लेके आ गए, ब्रिटिश जो है वो कंजर्वेटिज्म की पॉलिसी लेके आ गए, यानी उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हम इनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि उससे लोग नाराज़ हो रहे थे। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि ये एक्ट ऑफ 1858 आता है और किस तरीके से रिज़ल्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857 का होता है। ठीक है, देखिए जो 1857 का रिज़ल्ट हुआ भी है तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेजर चेंजेस इतना रिवॉल्ट नहीं ला पाया, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं इंडियंस के अंदर क्रिएट हो गई थी। इंडियंस को कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओपिनियंस। ठीक है, ओपिनियंस अबाउट द रिवॉल्ट, जो कि कई बार पूछा भी जाता है और पूछ भी सकते हैं, तो हम एक बार इस पे गो थ्रू कर देते हैं कि ओपिनियंस क्या थे नेचर ऑफ रिवॉल्ट के, या ओपिनियंस क्या रहे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि वीडी सावरकर जो हैं ये अपना इसमें व्यू देते हैं। तो ये कहते हैं कि इट इज़ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आपको याद रखना, ये पूछ भी सकते हैं कि किसने कहा कि ये इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ठीक है, इंडियन वॉर, इन्होंने कहा कि ये बेसिकली एक वॉर है जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ी गई, ये वीडी सावरकर कहते हैं। और हमें दिखाई देता है कि आरसी मजूमदार, इनका भी आपने कोट कर देना है। आरसी मजूमदार कहते हैं कि ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ना तो ये फर्स्ट है, नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल। ठीक है, यानी आरसी मजूमदार जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते 1857 के रिवॉल्ट को। वो कहते हैं कि ना तो ये पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ना ये नेशनल थी। ठीक है, वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक स्पाई म्यूटनी थी, उससे ज़्यादा इतना कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों का व्यू जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा भी जाता है। बाकी भी कुछ छोटे छोटे व्यूज़ हैं जो आपको जहन में रखने, जैसे कि एस एन सेन जो है ये कहते हैं कि ये एक ऐसी वॉर है जो रिलीजन के नाम पे शुरू हुई थी और एंडेड एंडेड इन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये मजूमदार एस एन सेन कहते हैं। ठीक है, एंडेड इन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये आपको याद रखना है, तीनों के व्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ये थोड़े से जहन में रखने कि वीडी सावरकर क्या कहते हैं, कि वो कहते हैं कि ये पहली इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, यानी सावरकर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई देते हैं इन 1857 के रिवॉल्ट को। दूसरी तरफ आरसी मजूमदार जो कहते हैं कि ये तो ना पहली थी ना ये नेशनल थी, और एस सी सेन कहते हैं कि रिलीजन एंडेड इन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पहले ये रिलीजन के इस पॉइंट से शुरू होती है और ये एंड होती है इंडिपेंडेंस के नाम पे। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपना ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया 1857 का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और आपको जो मैंने आपको इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको इसका जो एमसीक्यूज़ हैं ये हम अलग से इसकी सीरीज़ लेके आएंगे, या हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ एमसीक्यूज़ कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।